नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीटीसी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल राणा। वक्त तो चला है प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। नारनौल की सड़कों पर दौड़ा हरियाणा, कदम कदम पर तिरंगा और नशा मुक्ति का संकल्प। सीएम नायब सैनी ने धावकों को दिखाई हरी झंडी, खुद भी दौड़े। हिसार दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी, ओपी जिंदल स्कूल में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। प्रशासनिक भवन का किया गया उद्घाटन, ऑडिटोरियम का भी हुआ शुभारंभ। 13 अगस्त को हरियाणा कैबिनेट की बड़ी बैठक। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होंगे अहम फैसले। विकास परियोजनाओं को मिल सकती है गति। फरीदाबाद में हुए जल भराव पर बोले कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल। फरीदाबाद में 80 से 90% तक जल निकासी व्यवस्था पूरी। बारिश में भी जुटे रहे निगम कर्मचारी। पंचकुला गवर्नमेंट कॉलेज में शिक्षा मंत्री का औचक निरीक्षण। नो एंट्री विदाउट परमिशन नोटिस पर भड़के महिपाल डांडा। शिक्षा मंत्री ने नोटिस तुरंत हटाने के दिए निर्देश। छात्रों से रूबरू हुए मंत्री, शिक्षा व्यवस्था पर की चर्चा। 24 घंटे में गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया की वापसी। बारिश के बीच संभाला मोर्चा। वर्षा के दौरान डीसी के साथ जल निकासी का किया निरीक्षण। कुरुक्षेत्र में बारिश बनी किसानों के लिए वरदान। जीरी की पछेती फसल को बारिश से फायदा। बारिश से फसल में आई तेजी। खाद पानी मिलने से जीरी की फसल को मिली संजीवनी। करनाल में तेज रफ्तार का कहर। प्राइवेट बस ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार चालक की मौके पर मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पानीपत टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बड़ा आर्थिक बोझ। सरकारी नीटरा टेस्टिंग लैब बदहाल। 450 उद्योगों पर पड़ा असर। पुरानी मशीनें हटेंगी, नई तकनीक से लैस होगा केंद्र। और हरियाणा पर अगले 48 घंटे भारी आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। 10 अगस्त के बाद बदलेगा मौसम। और अब खबरें विस्तार से। ऐतिहासिक नगरी नारनौल में रविवार को देशभक्ति, युवा शक्ति और नशा मुक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। राज्य स्तरीय हाफ मैराथन में हजारों लोगों ने दौड़ लगाकर स्वस्थ जीवन और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। मैराथन के लिए 67,856 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया था। सुबह से ही नारनौल की सड़कें तिरंगे और धावकों से गुलजार नजर आईं। युवा, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में इस आयोजन का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह करीब 7 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और धावकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद सीएम सैनी खुद भी धावकों के साथ दौड़े और नांग तिहाड़ी मोड़ तक कदम मिलाए। मुख्यमंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। मैराथन को देशभक्ति से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारनौल से हर घर तिरंगा और वंदे मातरम अभियान का आगाज भी किया। पूरे मैराथन मार्ग पर तिरंगे लहराते नजर आए और देशभक्ति का माहौल बना रहा। आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि जो नशा मुक्त हरियाणा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी ने जो बहुत ही कि हमारे युवाओं को नशे में नहीं पड़ना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, और जो विकसित भारत का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, वो संकल्प हमारा युवा जब नशे से मुक्त होगा तो उसको लेकर के हमारा हरियाणा और देश विकसित होगा। आज उसी कड़ी के अंदर नारनौल के संग और नशा मुक्त हरियाणा, आज इस मैराथन का आयोजन किया गया। यमुनानगर से इसका शुभारंभ किया था। आज नारनौल के अंदर आप लोग देख रहे हैं लाखों की संख्या में यूथ ने इस मैराथन में भाग लिया है। हम सब के लिए ये बड़े गर्व की बात है और उसको लेकर के हमने लगातार नशे को, जो हार्डकोर व्यक्ति हैं जो नशा फैलाने का काम करते हैं, निरंतर हमारी पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, सख्त कार्रवाई कर रही है। ऐसे लोगों के ऊपर पेनल्टी, जुर्माना भी लग रहा है। जुर्माने के साथ साथ डिमोलिश भी किया जा रहा है। और मैं अपील करूंगा कि ये जो आज तिरंगा हाथ में लेकर के हमारा युवा दौड़ा है, नशे से मुक्त और तिरंगे से युक्त, देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की भावना जगे, राष्ट्रभक्ति का नशा दिल में हो, आज उसको लेकर के मैं सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चाहे हमारा युवा खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाने की बात हो, और चाहे हमारा युवा इंडस्ट्री के अंदर हो, स्टार्टअप का आप लोग देख रहे हैं, चाहे एजुकेशन के अंदर हो, हरियाणा के अंदर बिना पर्चे बिना खर्ची के रोजगार की बात हो, आज युवाओं का विश्वास जो बड़ा है, आज युवा
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के काम हो रहे हैं उसकी प्रशंसा कर रहा है। आज आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में हर घर तिरंगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के दौरान ये शब्द कहे थे, आज वो शब्द नहीं जन आंदोलन बन गया है। आपके सामने सड़कों के ऊपर हमारा युवा तिरंगा लेकर के दौड़ा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हिसार दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ओपी जिंदल मॉडल स्कूल में प्रशासनिक भवन, ऑडिटोरियम सहित कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने स्कूल परिसर में उत्कर्ष प्रशासनिक भवन, उदय SEN विंग, उद्यम स्विमिंग पूल और उत्सव ऑडिटोरियम का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिलाधीश महेंद्र पाल ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधक आदेश जारी किए थे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा, हिसार के विधायक हांसी, विधायक विनोद भयाना, नलवा विधायक रणधीर पनिहार सहित कई मंत्री मौजूद रहे। साथियों, आज का दिन केवल एक भवन या लेबोरेटरी, स्मार्ट कक्षा, या हमने अभी नीचे युवाओं को देखा है, इसके नीचे हमारा जो बच्चे तैराक यहाँ से सीखते हैं, आज इन सब का एक उद्घाटन का दिन है। आज ये इस व्यवस्था के अंदर शामिल हुए हैं। साथियों, ये केवल उद्घाटन नहीं है, बल्कि नए सपनों, नई संभावनाओं और नए भारत के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सबसे पहले मैं ओपी जिंदल को, परिवार को बहुत बहुत इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ओपी जिंदल एक नाम नहीं है, हम सब जानते हैं। हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री, उनके जीवन से प्रेरणा भी मिलती है। महान उद्योगपति, समाज सेवी और राष्ट्र निर्माता हमारे ओपी जिंदल साहब जी की ये 96वीं जयंती के कार्यक्रमों की श्रृंखला में ये कड़ी है। मुझे खुशी है साथियों, 2 दिन पहले ही 7 अगस्त को उनकी जयंती थी। मैं उस महान विभूति को भी श्रद्धापूर्वक साथियों नमन करता हूं। और ये विद्यालय, ये शिक्षा, अनुशासन और साथियों नैतिक मूल्यों और समग्र व्यक्तित्व निर्माण के अपने उद्देश्य के लिए ये जाना जाता है। यहाँ पर लगभग 5000 विद्यार्थी हैं और बड़े स्किल यूथ यहाँ पर है। हमारे लिए खुशी की बात है कि एक ऐसा संस्थान इस हिसार की पवित्र भूमि के ऊपर जिंदल परिवार ने बनाया है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिंदल समूह की शिक्षा संबंधी जो सोच है वो केवल किताबों तक सीमित नहीं है साथियों, बल्कि ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करना है साथियों जैसे जो चरित्रवान हो और आत्मविश्वास से भरा हो और राष्ट्र के प्रति समर्पित नागरिक बने। ऐसे विद्यार्थी तैयार करने का ये उद्देश्य है। फरीदाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद जल भराव को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने एक बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि फरीदाबाद में करीब 120 mm बारिश हुई, जिसके बाद नगर निगम समेत तमाम संबंधित विभागों ने जल निकासी के लिए लगातार काम किया। विपुल गोयल के मुताबिक 1-2 स्थानों को छोड़कर अधिकांश इलाकों से समय रहते पानी की निकासी कर दी गई थी।
उन्होंने कहा कि जल निकासी की तैयारियों को लेकर अधिकारी पिछले 6 महीने से काम कर रहे थे और इसका असर बारिश के दौरान देखने को मिला। मंत्री ने दावा किया कि फरीदाबाद में करीब 80 से 90% जल निकासी व्यवस्था का काम पूरा हो चुका है। कुछ स्थानों पर अभी कमियां बाकी हैं, जिन्हें जल्द दूर करने का भरोसा उन्होंने दिया। विपुल गोयल ने लोगों से अपील की कि जहां काम अच्छा हो रहा हो वहां उसकी तारीफ करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बारिश के दौरान जल भराव दिखाने के लिए पानी में बैठने वाले लोगों पर भी निशाना साधा। सीजन के अंदर अच्छी खासी बरसात हुई है, लेकिन जो कल बारिश हुई है वो 120 mm से ऊपर बारिश हुई है और मैं समझता हूँ ये पिछले 70 साल का रिकॉर्ड टूटने का काम हुआ है। एक ही दिन के अंदर इतनी बारिश इतने लंबे टाइम तक चली, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कल शाम तक बारिश हुई है। आज सड़कों पर कहीं पानी नहीं है किसी तरीके का। कोई मैं पूरे प्रशासन ने, चाहे FMDA हो, चाहे नगर निगम के अधिकारी हों, चाहे और अन्य अधिकारीगण हैं, सब लोग बारिश के अंदर भी रोड पर थे और पूरी पूरी रात काम करके उन्होंने किसी भी तरीके का, और जो हम पिछले 6 महीने से इसमें काम कर रहे हैं उसका परिणाम है कि आज शहर के अंदर जहाँ पर कई कई दिन तक जल भरा रहता था, 1 इंच भी जल नहीं है। और कुछ चीज़ें हमने तो कहा ना कि हम 80-90% तक इस पे जीत पा चुके हैं। 10% जो चीज़ें वो हमारे सब पहले भी संज्ञान में थी, लेकिन अभी और चिन्हित कर ली गई हैं और मुझे उम्मीद है कि अगली बार उनमें किसी भी तरीके का जल भराव। पानी पूरे शहर में खड़ा दिखाई देगा। हमने वीडियो भी बनाया, लेकिन किस तरीके से संभव हो पाया? देखिए, ये संभव हो पाया जो पहले से हमने, चाहे बुढ़िया नाले की बात हो, चाहे हमारे गौची ड्रेन की बात हो, इनको पिछले 6 महीने से सफाई का कार्यक्रम, और आपने देखा होगा आज तक पिछले अनेकों सालों में इस तरीके की सफाई उनकी नहीं हुई। और शहर के अंदर जितने भी ड्रेनेज लाइनें थी उनको सफा कराने का काम, जितने सीवरेज लाइन है उनको सफा कराने का काम, रात रात लगकर पूरी रात दिन की सफाई का कार्यक्रम पिछले 6 महीने से चल रहा था और आज उसके अच्छे और सुखद परिणाम आए हैं। लेकिन जैसे कई चीज़ें, ओल्ड फरीदाबाद का अंडरपास हो गया, बुढ़ैना गांव हो गया, 1-2 जगह और है, वहाँ की सब चीज़ें हैं। कोई अंडर जो है ना एस्टिमेशन के बाद जो टेंडर लगने की प्रक्रिया है वो भी तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। लेकिन कोई नहीं, मैं समझता हूँ अगले 2-3 महीने में उन सब समस्याओं को ख़त्म कर देंगे और आने वाले दिनों में जो भी बरसात होगी इससे भी राहत मिलेगी। लेकिन ये नेचुरल क्लाइमेट है। तो 120 mm से ज़्यादा बारिश फरीदाबाद के अंदर होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है और लोगों को भी मैं कहूँगा थोड़ा सा साथ देखिए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। अचानक कॉलेज पहुंचे पर शिक्षा मंत्री ने परिसर का जायजा लिया और विद्यार्थियों से सीधे बातचीत कर शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं और सुझावों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान चुनावी स्ट्रांग रूम और एडमिशन ब्लॉक पर लगा नो एंट्री विदाउट परमिशन का नोटिस देखकर शिक्षा मंत्री ने आपत्ति जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नोटिस हटाने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ महिपाल ढांडा ने छात्रों से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा की। विद्यार्थियों ने कॉलेज में शारीरिक शिक्षा में MPEd कोर्स शुरू करने की मांग भी रखी। मंत्री ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक और सार्थक तरीके से विचार करने का आश्वासन दिया। गुरुग्राम से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया की महज 24 घंटे में गुरुग्राम वापसी हो गई है। उन्हें दोबारा गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त की जिम्मेदारी सौंप दी गई। जिम्मेदारी संभालते ही प्रदीप दहिया बारिश के बीच एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने उपायुक्त उत्तम सिंह के साथ गुरुग्राम के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। बहरामपुर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई संवेदनशील स्थानों पर अधिकारियों और इंजीनियरों से जल भराव की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान निगम आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के दौरान जल भराव संभावित क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखी जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत पंप, सक्शन मशीन और मैन पावर तैनात किया जाए ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए, गुरुग्राम में जो जल भराव हुआ है उसमें हमारे 155 पॉइंट्स आइडेंटिफाइड है, जिसमें 95 पॉइंट्स का परमानेंट सोल्यूशन किया जा चुका था। लेकिन 2 दिन लगातार बारिश हुई, जिसमें कि 225 mm के आसपास ये बारिश रही, जिससे कि कुछ क्षेत्रों में टेम्परेरी नेचर का वाटर लॉगिंग हुआ है। इसमें कुछ एरियाज में 5 से 6 घंटे तक पानी निकला है और कुछ एरियाज जैसे 6 घंटे से ज़्यादा समय लगा। इन एरियाज में जो थे C2 ब्लॉक, पालम विहार हो गया, रेलवे रोड हो गया, माता रोड 6 घंटे तक क्लियर कर पाए हम।
इसमें जीएमडी और एमसीजी की टीम्स ने उसमें पंपिंग के माध्यम से पानी निकाला और कच्ची ड्रेन खोद के पानी निकाला है। ये पानी की समस्या इसलिए होती है कि जैसे लेग 1 और लेग 2 कैपेसिटी से ज़्यादा पानी हो जाता है, ओवरफ्लो करने लग जाता है, जिससे पिछले एरियाज का वाटर जो लॉक्ड होता है वो ले नहीं पाती हैं ड्रेन। सर, गुरुग्राम की मुख्य सड़क शीतला माता रोड, ओल्ड दिल्ली रोड और गुरुग्राम मेहरौली रोड पर ज़्यादा स्थिति खराब रही। देखिए, जो ये शीतला माता रोड है, ये एक टेक्निकल चैलेंज है हमारे लिए। इसके पास का आसपास का जो एरिया वो 900 मीटर के दायरे में आता है, जिसमें कि बैन है डेवलपमेंट वर्क्स करना। लेकिन फिर भी हम ये स्कोप देख रहे हैं कि वहाँ पर कैसे टेक्निकल सॉल्यूशंस किए जाएंगे। एसटीपी बनाना है, वहाँ पर सरफेस ड्रेन्स हैं जो वो ठीक करनी है। जीएमडी और एमसीजी मिलकर ये काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसका सोल्यूशन हम कर पाएंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मौसम ने एक बार फिर करवट ली। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश ने किसानों के चेहरों पर राहत ला दी। खासकर जीरी की पछेती फसल के लिए ये बारिश काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है। किसानों का कहना है कि मौजूदा समय में बारिश से खेतों में नमी बनी हुई है और जीरी की फसल की बढ़ोतरी भी अच्छी हो रही है। वहीं कई किसान फसल में अंतिम खाद और दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। ऐसे में बारिश खाद को ज़मीन तक पहुंचाने और फसल को ज़रूरी पोषण देने में मदद कर रही है। हालांकि किसानों की चिंता आने वाले 10 से 15 दिनों को लेकर है। किसानों के मुताबिक इस दौरान जीरी की फसल में बालियां निकलनी शुरू होंगी। अगर उसी समय तेज़ बारिश के साथ हवाएं चली तो खेतों में खड़ी फसल गिर सकती है और बालियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। जो आजकल बारिश हो रही है, बारिश का बहुत बेनिफिट किसानों को है। जो अब बारिश होएगी, जैसे गोब के अंदर है अभी जीरी, और काफ़ी लोग इस टाइम कैल्डान वगैरह घेर रहे हैं, दवाई का लास्ट वाला खार घेर रहे हैं। वो उस टाइम जब बारिश होती है ना, उसका किसान को बहुत बेनिफिट होता है। जो खुराक देनी होती है पौधे को, वो पूरा ऊपर पौधे को खुराक मिल जाती है। जो आज से 10 या 15 दिन बाद में या 20 दिन बाद में जो बरसात होगी, उसका नुकसान होगा, क्योंकि उस टाइम बल्ली आने लग जाएगी। बल्ली के अंदर जिस टाइम बारिश होती है, बारिश के साथ हवाएं आती हैं, उस टाइम रगड़ा खा करके उसमें कालापन आ जाता है दाने में। दाना है जो दूधा है उसका, वो खत्म हो जाता है, उसके अंदर फड़ा पड़ जाता है। जो इस वक्त बरसात है उसका बेनिफिट है। करनाल में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और कार सड़क से नीचे खेतों में जा गिरी। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार कुछ यात्रियों के घायल होने की भी सूचना है। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय कार में 45 वर्षीय रुद्रमणि शर्मा अकेले सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रुद्रमणि शर्मा कार के अंदर ही फंस गए। आसपास मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें कार से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये जो प्राइवेट बस है तो ऐसी करनाल से, अब ये है सनसाइड का जो गाड़ी है, एक तो लोगों को आराम था चलने का, सिंगल रास्ता है। आप वहाँ जाकर देखो, सफ़ेद पट्टी था कि उधर एक्सीडेंट हो रहा गाड़ी का, कौन बचा देगा? दोनों तेजी पर होंगे यार। जब दोनों तेजी पर ओवरटेक कर रहे थे तो गाड़ी वहाँ जा रही सफ़ेद पट्टी थे उसकी लाइन में, जब एक्सीडेंट होया तो आराम था चलना चाह रोड पे देख कर। ये तो गाड़ी वाले की लग रही सरासल, बस वाले बड़े वाहन वाले की तो बाद में गलती लिकट जाया करे, वो तो बाद में लिकट जाया करे बड़े वाहन की। अभी तेज चल रहा हो गया जी, नू है ऊपर था प्राइवेट बस और नू कहेंगे 4 गाड़ी देंगे। अने वैसे जाकर देखो बस की ज़्यादा गलती उसकी गाड़ी की ज़्यादा गलती लगी। बस तो उधर से आ रही थी, बस तो अपनी साइड में है। ये भाई साहब बता रहे थे भाई बस तो उधर से आ रही थी। निशान बता रहे जाकर हाँ, और देखो, गाड़ी देखो एक्सीडेंट सा हुआ है। सफेद पट्टी तक भी पर चल रही सब गाड़ी, प्राइवेट बस एक्सीडेंट गाड़ी का सफेद पट्टी तक पर हो रहा, ओवरटेक करती बार। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 5 से विवाहिता की मौत का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 38 वर्षीय नीलम पिछले करीब 1 महीने से बीमार थी और उनका इलाज चल रहा था। तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया था। परिजनों का आरोप है कि नीलम के पति ने उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने की बजाय अंतिम संस्कार की तैयारी करना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, परिजनों को फ़ोन कर नीलम की मौत की सूचना भी दे दी गई। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने एम्बुलेंस में नीलम को देखा और दावा किया कि उसकी सांसें चल रही थीं। इसके बाद परिवार के लोग उन्हें तुरंत LNGP अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि नीलम को जब हॉस्पिटल लाया गया तब वह जीवित थी। डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन करीब 20 से 30 मिनट के बाद नीलम की मौत हो गई।
ये मामला ऐसा था कि नीलम नाम की एक लड़की थी जो मेरी कज़न सिस्टर थी। तो 5 सेक्टर में मतलब कि रह रही थी अपने हस्बैंड के साथ। तो कुछ टाइम से वो बीमार चल रही थी, तो आदेश हॉस्पिटल के अंदर थी। तो जो कि मतलब कि वहाँ डॉक्टरों ने मतलब कि रेफ़र के लिए मतलब कि बोल दिया था इसके घर वाले को। तो इसने क्या किया, अभी घर फ़ोन करके बोल दिया सबको भी लड़की डेड हो गई है, भी इसका सारा सामान अपना इकट्ठा कर दो, भी संस्कार करना है। तो उनके साथ जो मेरे सबसे बड़े मामा था, लड़की का जो ताया था, वो साथ थे। वो मतलब कि उनको थोड़ा सा शक हुआ, तो वो शक में मतलब कि एम्बुलेंस को सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए। तो यहाँ पर डॉक्टर ने बोला चेक करके भी ये लड़की अभी जिंदा है, जबकि 11 बजे इसने फ़ोन किया भी लड़की डेड होगी। 5 बजे के करीब यहाँ पर मतलब कि लड़की आई है जो 20 मिनट आधा घंटा जिंदा रही है। तो उस दौरान में वो उसने अपने सांस छोड़े हैं। डॉक्टर ने कहा भी अभी ये है जिंदा है। तो इसने झूठ बोल के सारा वो किया है। तो ये सबसे बड़ा एक तो घिनौना काम है। ये एक बिन माँ बाप की लड़की को बल्कि इस तरह एक इंसान के ऊपर जिंदा जागती लड़की को चिता पे लटा कर जलाना। बीमारी उसके पेट में थी, इन्फेक्शन के कुछ मतलब कि लक्षण थे उसके, तो उस वजह से। लेकिन जबकि 32 में उसका इलाज भी चल रहा था, 32 सालों ने बोला था भी उसका कोई ऑपरेशन नहीं करवाना है। हरियाणा की टेक्सटाइल सिटी पानीपत इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है। वैश्विक युद्ध और भू राजनीति तनाव का सीधा असर अब पानीपत के हैंडलूम और टेक्सटाइल उद्योग पर पड़ रहा है। हालात ये हैं कि निर्यात कारोबार और नए ऑर्डर्स पर भी संकट गहराता जा रहा है। पानीपत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन विनोद धमीजा ने उद्योग की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव के चलते लॉजिस्टिक, जहाज रानी और सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर पानीपत के कारोबार पर पड़ा है। सबसे बड़ी चिंता अमेरिकी बाजार को लेकर है। चेयरमैन के मुताबिक पानीपत के करीब 60% हैंडलूम और टेक्सटाइल कारोबार का संबंध अमेरिकी बाजार से है। अमेरिका में आर्थिक मंदी, महंगाई और मांग में कमी का असर यहाँ के उद्योग पर साफ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते अब उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानीपत की एक्सपोर्ट की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं जा रही है, क्योंकि पहले कुछ टाइम जो है अभी जो ये लड़ाई रुक गई थी, तो एक व्यापारी को ये उम्मीद लग गई थी कि अभी बिजनेस जो है बढ़ेगा। फिर उसी पोजीशन के अंदर जो है वार वगैरह स्टार्ट हो गया है, तो इस पे एक्सपोर्ट पे है ना बहुत ज़बरदस्त फ़र्क है। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो मेजर बिजनेस है वो 60% के करीब जो है यूएसए के साथ है। और यूएसए की जब तक हमारी टर्म्स उनके साथ सही नहीं होते या टैरिफ की जो पोजीशन है, नोटिफिकेशन सही नहीं होता, तब तक ये हालात सुधर नहीं सकते, जिसके कारण जो है पानीपत की मार्केट जो है बहुत बुरी तरह एक जो है ना डाउनफॉल पे आई हुई है। और ये उम्मीद अभी हालात लग भी नहीं रहे कि इसकी ये सुधरेगी। सर, पीछे जैसे बांग्लादेश वगैरह से काफ़ी निर्यात बढ़ गया था उधर की तरफ या चाइना वगैरह की तरफ, तो फिलहाल अभी क्या कुछ आप लोग कैसे ग्रोथ करें, क्या कुछ सोच रहे हैं, किस तरीके से? हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कभी भी चाइना के साथ हुआ ही नहीं है। चाइना के साथ बहुत ही माइनर सा होता है हम लोगों का। इंपोर्ट जरूर होता है मशीनरी उनकी या इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जो हमारी होम टेक्सटाइल की आइटम है कभी भी एक्सपोर्ट हमने चाइना में किया नहीं है। और रही सवाल की बांग्लादेश की उनकी एक अपनी एक मार्केट है, उसके कारण उस वहाँ से हमारा जैसे जूट वगैरह तो आ जाता है, बाकी चीज़ें उससे हमारा कोई खास जो है ना बिजनेस नहीं है बांग्लादेश के साथ। वो हमारे कंपटीटर ज़रूर हैं इस चीज़ के लिए कि जब किसी भी मार्केट के अंदर जाते हैं तो ये दोनों कंट्री हमारे जो है कंपटीशन में ये लोग आते हैं। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जीटीसी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।